साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जनरल स्टडी के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज करेंगे, जिसमें आज हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको नोट्स दे दिया गया है। जो भी बच्चे संकल्प बैच 2.0 में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को करना क्या है कि नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। साथ ही जो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को टेस्ट दे दिया गया है उस टेस्ट को लगा लेना है, और साथ ही घटना चक्र से आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। तो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाना है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होगी। मेन एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आप आसानी से प्रीलिम्स की कट ऑफ निकाल पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। राइट। तो रिवीजन के तौर पर हम लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं। आप लोग भी लगातार रिवाइज करते रहें। अब जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ संकल्प बैच 2.0 में जुड़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बहुत क्रिप्स शॉर्ट नोट्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही सारी चीजें शामिल की गई हैं। बस आपको जो भी दिन शेष रह गए हैं, अब इन दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा उनका रिवीजन करना है और अभ्यास करना है। राइट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बैच से जुड़ने के लिए सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए। 6306473800 हमारा नंबर, इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपको डाउट होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग भारत के संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। बेसिकली भारत का संविधान कैसे डेवलप होता है और भारत के संविधान के विकास में आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके कई प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किए गए। इसके साथ ही कई देशों के संवैधानिक स्रोतों से भी कुछ हिस्से जो महत्वपूर्ण हैं उन पर संविधान सभा में चर्चा होने के बाद में हमारे संविधान में जोड़े गए। तो उन सभी को मिला जुला कर हम देखते हैं तो हमारा संविधान तैयार होता है, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग आज इन्हीं सारी बातों को शामिल करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो अधिनियम और स्रोत देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में एक आध पूछा ही जाता है, तो ध्यान से आप लोग इस क्लास को देखिएगा। आप जानते हैं बक्सर वार के बाद में 1765 में जो बक्सर युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद में इलाहाबाद की संधियां होती हैं। उन संधियों के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है, क्योंकि जब इनको दीवानी अधिकार मिलते हैं तो प्रशासनिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये सारे प्रावधान लाती है। राइट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ की, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में धीरे धीरे किया जा सके। अब ये जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंपनी के शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास होता है 1773 से 1858 के मध्य। आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, इस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ताज की सत्ता स्थापित होती है। ब्रिटिश ताज की सत्ता स्थापित होती है। इस तरह हम लोग कंपनी के शासन के अधीन और सम्राट के शासन के अधीन संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कंपनी में व्याप्त कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार को दूर करना। भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर होता है। यहीं से भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू हो जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि कंपनी में व्याप्त जो कुप्रशासन और भ्रष्टाचार होता है इसको दूर करना इसका उद्देश्य रहता है। इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामले में हस्तक्षेप किया और कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। इस एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामले में हस्तक्षेप किया और कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इन प्रावधानों को आपको याद रखना है। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यहां से बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर इसके अधीन रखे गए। राइट।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनमें शामिल हैं चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड, इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। HCl, H फॉर हाइड, C फॉर चैम्बर और L फॉर लेमेस्टर ये उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? एलिजा इम्पे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों सहित सभी ब्रिटिश विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने के अलावा भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। जैसा कि इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य ही था कि कंपनी में व्याप्त कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को दूर करना। इसे दूर करने के लिए ही कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने के साथ साथ भारतीयों से उपहार लेने एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का सशक्त नियंत्रण लागू हुआ। ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामले में हस्तक्षेप किया और कंपनी के प्रशासनिक राजनैतिक कार्यों को मान्यता दी और इसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया ताकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को रेगुलेट किया जा सके, उसे नियंत्रित किया जा सके। कंपनी के लिए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य था। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। परिषद में गवर्नर जनरल को नियम, अध्यादेश, विनियम बनाने की शक्ति दी गई। तो ये सारे मुख्य प्रावधान थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड होते हैं। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने के साथ साथ भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण इसके तहत लागू किया जाता है। परिषद में गवर्नर जनरल को नियम, अध्यादेश और विनियम बनाने की शक्ति दी जाती है। ये मुख्य बातें हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। आगे बढ़ते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। बेसिकली ये रेगुलेटरी एक्ट जो 1773 है, उसकी जो भी खामियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, उसको दूर करने के लिए 5 जुलाई 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों को संतुलित करना। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों को संतुलित करना एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मुख्य उद्देश्य रहता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का जो ये है अधिनियम, इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, ये आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अन्य नाम कौन से हैं? डिक्लेरेटरी एक्ट, या इसे हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से जानते हैं, राइट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को डिक्लेरेटरी एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जानते हैं। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के जो मुख्य प्रावधान है उनको देख लेते हैं। कलकत्ता की सरकार अब बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा हेतु भी विधि बना सकती है। तो कलकत्ता की सरकार बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के संबंध में भी कानून बना सकती है। इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी हुई। कंपनी के सेवक, गवर्नर जनरल, काउंसिल अपने कार्य करने के दौरान कार्रवाइयों हेतु सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। राजस्व एवं राजस्व वसूली संबंधी मामले भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। अदालत का भौगोलिक अधिकार केवल कलकत्ता तक सीमित किया गया। यह अधिनियम भारत में अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करके कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका से अलग करने का पहला प्रयास था। एक्चुअली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान देखा था। हालांकि न्यायालय को स्थापित करते समय इसके क्षेत्र अधिकार को डिफाइन नहीं किया गया था। ऐसे में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक डिस्प्यूट देखा गया शक्तियों को लेकर। अब इस डिस्प्यूट को कम करने के लिए जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामी थी, इसको दूर करने के लिए ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन करने के उद्देश्य से। ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का यह प्रयास था और ऐसा पहली बार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में कमी की गई थी।
कंपनी के गवर्नर जनरल काउंसिल अपने कार्य करने के दौरान कार्रवाइयों हेतु सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। राजस्व वसूली संबंधी मामले भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर किए गए और अदालत का भौगोलिक अधिकार केवल कलकत्ता तक सीमित किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। आगे बढ़ते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के नाम पर रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को कुशल और जिम्मेदार बनाने हेतु पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दोहरे प्रशासन को यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया जाता है। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी स्थापित किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये व्यापारिक मामलों के लिए था, जिसमें कुल 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक मामलों हेतु था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भारत मंत्री, वित्त मंत्री, 4 प्रीवी काउंसलर शामिल थे। कंपनी के पास व्यापार का अधिकार और अपने स्वयं के अधिकारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का अधिकार बना रहा। महत्वपूर्ण मामलों पर गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। गवर्नर जनरल भारत में सभी ब्रिटिश सैनिकों का कमांडर इन चीफ बनाया गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और उनके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिला। हालांकि कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति जारी रही। यह पहली बार था जब कंपनी की संपत्ति पर ब्रिटिश अधिकार दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस को संसद द्वारा नियुक्त किया गया था। एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें आपको याद रखनी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कि यहाँ पर दोहरे प्रशासन को आरंभ किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले को देखता है, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है जो राजनीतिक मामले को देखता है। यानी व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया जाता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इस बात को आपको याद रखना है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में 1786 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करने की अनुमति दी। कॉर्नवालिस को भूमि, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने हेतु जाना जाता है। ऐसे में वह अपनी विशेष जिम्मेदारी पर कार्य कर सके, इसके लिए गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करके खुद के निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया जाता है 1786 के अधिनियम के तहत। 1793 का चार्टर एक्ट जो इंपॉर्टेंट है, इसके कई प्रावधान हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1793 में कंपनी वाणिज्यिक विशेषाधिकार को अगले 20 वर्षों यानी 1793 से अब 1813 तक के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल जो इस समय कॉर्नवालिस होते हैं, इनके द्वारा काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिशासी शक्ति के प्रावधान को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के साथ प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तार कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल जो बंगाल का होते हैं, इन्हें बॉम्बे एवं मद्रास की सरकारों पर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति मिल जाती है। कुल मिलाकर बंगाल के गवर्नर जनरल की यहाँ जो शक्ति होती है, इसका विस्तार किया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास की सरकारों पर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति 1793 के चार्टर एक्ट के तहत दी जाती है। सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों को भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही। यानी जितने भी कर्मचारी थे, उन सभी कर्मचारियों का जो भुगतान था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय राजस्व से देना तय किया जाता है, जिसका विरोध हम बाद में देखते हैं। दादा भाई नौरोजी जैसे प्रमुख अर्थशास्त्री विरोध करते हैं, जिसके चलते फिर 1919 में इस व्यवस्था को खत्म किया जाता है। तो सभी सदस्य एवं कर्मचारियों को भुगतान भारतीय राजस्व से दिया तय किया जाता है। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य नहीं रहा। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकारों को 20 वर्षों तक बढ़ा दिए जाते हैं। फिर 1813 का जो अधिनियम आता है, इसमें भी देखते हैं कि वाणिज्यिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ाया जाता है। हालांकि कई व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार के जो वाणिज्यिक अधिकार हैं, उन्हें ही आगे एक्सटेंड किया जाता है। हम आगे 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट, इसने कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्षों हेतु नवीनीकृत किया। इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया। इसे ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पर एक ये पॉइंट याद रखना है कि 1813 का चार्टर एक्ट ही था जिसके तहत पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को डिफाइन किया गया था।
अब इसके मुख्य प्रावधान क्या है कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसे किस अधिनियम के तहत समाप्त किया जाता है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। हालांकि ये व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः यहाँ पर नहीं समाप्त होता है। चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार है वो अभी भी बना रहता है। बाकी अन्य चीजों के लिए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है। कुछ सीमाओं के साथ सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक और नैतिक सुधार की अनुमति दी जाती है। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के विस्तार के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए 1813 के अधिनियम के तहत ईसाइयों को अनुमति दे दी जाती है कि वो आकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। शिक्षा में सुधार हेतु 1 लाख के अनुदान देने की घोषणा भी 1813 के अधिनियम के तहत दी जाती है। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की शुरुआत होती है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की शक्ति दी जाती है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अब अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो 1813 के चार्टर एक्ट की ये सारी बातें याद रखनी है। पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को डिफाइन किया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर। इस बात को याद रखना है, चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार जब समाप्त हुआ तो कुछ सीमाओं के साथ अब सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी जाती है ताकि वो धर्म और नैतिक सुधार कर सके और ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार कर सके। शिक्षा के सुधार हेतु 1 लाख के अनुदान देने की घोषणा की जाती है। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की शक्ति दी गई। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेंट हेलेना अधिनियम किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन होंगे, अलग अलग अधिनियम होंगे, तो आपको याद रखना है सेंट हेलेना अधिनियम बेसिकली 1833 के चार्टर एक्ट को कहा जाता है। यह एक्ट इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। अब इस एक्ट की क्या मुख्य बातें हैं उसे देख लेते हैं। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। 1813 के तहत चीनी और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनाने का काम 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। एक्ट के तहत पहली बार सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हुआ। भारत के गवर्नर जनरल को समूचे ब्रिटिश भारत में विधायी असीमित अधिकार मिले। वहीं मद्रास, मुंबई के गवर्नरों की विधायिका शक्ति को समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत हुई, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध स्वरूप इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था और कहा गया था कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म, जन्म के स्थान पर किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी प्रणाली की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध करने के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था। और फिर इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान लागू किया गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, उसकी जाति, उसके वर्ग, उसके धर्म या फिर उसके जन्म के स्थान पर किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति हुई। मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने। इसमें कुल 4 सदस्य थे। तो ये सारे प्रावधान आपको याद रखने हैं 1833 के चार्टर एक्ट के। इसे सेंट हेलेना अधिनियम कहते हैं।
कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त करके विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल हुए। इस एक्ट के तहत ही पहली बार ब्रिटिश सरकार का भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हुआ। भारत के गवर्नर जनरल को अब समूचे ब्रिटिश भारत में विधायी असीमित अधिकार मिले, यानी अब पूरे ब्रिटिश भारत में भारत का गवर्नर जनरल विधियां बना सकता था, कानून बना सकता था, राइट। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी प्रणाली की शुरुआत किए जाने का इसमें प्रावधान किया जाता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाता है और केवल जन्म, जाति, वर्ग या फिर जन्म के स्थान पर किसी पद या सेवा से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया जाता है। हालांकि इस प्रावधान को लागू नहीं किया जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद में ही विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला विधि आयोग किस अधिनियम के तहत स्टैब्लिश किया जाता है, तो 1833 अधिनियम के तहत 1834 में भारत का पहला विधि आयोग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ेंगे और 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे। 1852 में सिलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को लाया जाता है। इस एक्ट को लाने के दो कारण होते हैं। पहला तो राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा एवं बंबई और मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा सरकार पर दबाव। यह एक्ट भारत के संसदीय प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है। इस समय डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। 1853 के चार्टर एक्ट की मुख्य बातें क्या थी, तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। छह विधान पार्षद की नियुक्ति कर भारतीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसने छोटी संसद की भांति कार्य किया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस चार्टर एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? 1853 की चार्टर एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। कंपनी के उच्च पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 1854 में एक मैकाले समिति का गठन किया जाता है और इस समिति की फिर सिफारिश पर सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति शुरू हो जाती है। यानी कंपनी के उच्च पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति को गठित किया जाता है और इस समिति के सिफारिश पर फिर सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति शुरू होती है, राइट। कंपनी से लेकर भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश राज के कब्जे में रूपांतरित करने की शुरुआत होती है। हम जानते हैं कि इस दौरान लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल होता है। लॉर्ड डलहौजी भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने के लिए व्यपगत सिद्धांत को स्टैब्लिश करता है और इसी की परिणत हम बाद में देखते हैं 1857 की क्रांति के रूप में देखी जाती है। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। इसके लिए 6 नए सदस्यों में से 4 को बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना जाता है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के ये प्रमुख प्रावधान है, इन सभी को आपको याद रखना है। यह एक्ट भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है। इस एक्ट के तहत ही भारतीय विधान परिषद का गठन होता है। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को यहाँ अलग कर दिया जाता है। कंपनी के उच्च पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने के लिए 1854 में मैकाले समिति को गठित किया जाता है और फिर सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति शुरू होती है। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों से यहाँ मुक्त किया जाता है। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति होती है, फिर उसके बाद 1858 का अधिनियम आता है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया के अधीन भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी जाती हैं। अब इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा। भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर इनके अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिए गए। तो इस अधिनियम के तहत एक नया पद का सृजन भी होता है, भारत सचिव का। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था और 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन एक निगमित निकाय के रूप में किया जाता है, जिसका अध्यक्ष होता है भारत सचिव।
मुगल सम्राट पद की समाप्ति भी इस अधिनियम के तहत की जाती है, इस अधिनियम के तहत कर दी जाती है। यहाँ एक बात और याद रखनी है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्रों में मिलाने की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861 देखेंगे, जिसका उद्देश्य था सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा भारतीयों के सहयोग हेतु इस एक्ट को लाया गया। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यहाँ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत हुई। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को यहाँ पर शामिल किया जाता है, हालांकि भारतीय प्रतिनिधियों को यहाँ पर अभी गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है। इसके तहत वायसराय कैनिंग द्वारा 1862 में 3 भारतीयों को विधान परिषद में नामित किया गया था, जिसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये तीन भारतीय थे जिन्हें वायसराय कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में नामित किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। बिना काउंसिल की संस्तुत के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। राइट, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। विभागीय प्रणाली की यहाँ से शुरुआत होती है, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में स्टार्ट किया जाता है। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली तथा क्रमशः यानी बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो प्रमुख प्रावधान है ये याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। 1862 में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राय को वायसराय कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में नामित किया गया। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली और इस शक्ति के द्वारा ही बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1892 को देखेंगे और इसके क्या मुख्य प्रावधान है उन्हें जानेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत की जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपसे पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब से होती है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा, चुनाव शब्द का प्रयोग हालांकि यहाँ पर नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की जाती है, यानी निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। विधान परिषद अब बजट पर बहस करने और कार्यपालिकाओं के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत था। यानी बजट पर बहस करने का प्रावधान कब शामिल किया जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। केंद्रीय विधान परिषद में इन गैर सरकारी सदस्यों को नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय नामांकित करता था, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नरों के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के इन प्रमुख प्रावधानों को याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है और विधान परिषद अब बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया जाता है? 1884 में, 1 जनवरी 1884 में। शाही उपाधि एक्ट 1876 में जो आता है, इसके द्वारा 18 अप्रैल 1876 को भारत की सामग्री के रूप में महारानी विक्टोरिया को घोषित किया जाता है। ये आपके 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था? 1876। तो शाही उपाधि एक्ट 1876 के तहत 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत की सामग्री के रूप में महारानी विक्टोरिया को घोषित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और भारत परिषद अधिनियम 1909 देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार नाम से ये अधिनियम प्रचलित है। लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव, जबकि मिंटो भारत के वायसराय थे। राइट, हमने 1858
के एक्ट के तहत देखा था कि भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया था जो सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन था, जो भारत में शासन व्यवस्था को रेगुलेट करता था और उसकी सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देता था। तो लॉर्ड मार्टे सुधार जो है बेसिकली जो मार्ले थे वो भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो ये भारत के वायसराय थे। दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार इस अधिनियम को कहा गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा। क्यों कहा आगे हम देखेंगे, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहते हैं। महात्मा गांधी ने भी इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार को महात्मा गांधी ने सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा, वहीं राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के मुख्य बातें देख लेते हैं। भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने विधि सदस्य के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे जो विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यपालिका में शामिल हुए थे। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। विधान परिषदों को पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने, मत देने का अधिकार दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार हमने ऊपर देखा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया था, लेकिन अब भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने, बजट पर बहस करने का जो प्रावधान था वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत था और बजट पर संकल्प रखने का जो प्रावधान है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत है। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने और मत देने का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की जाती है। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय एवं जमींदारों हेतु अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है। तो ये मुख्य बातें हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की। इसे लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा। महात्मा गांधी ने भारत परिषद अधिनियम 1909 को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट बताया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, विधि सदस्य के रूप में। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की जाती है। पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने और मत देने का अधिकार दिया जाता है। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ही किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 देखेंगे। जैसे भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1909 को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मांटेगू इस दौरान भारत के राज्य सचिव थे, अब चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। उद्देश्य क्या है? भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 साल बाद एक आयोग के गठन की बात की जाती है और इसी के तहत नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। यानी जो आयोग 1929 में गठित होना था, इसे दो वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1933 में प्रस्तुत की जाती है, जो बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनती है। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का यह पहला प्रयास था, भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसके प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के रूप में। तो पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर उनके पृथक्करण द्वारा राज्यों पर केंद्रीय
नियंत्रण कम होता है। प्रांतीय परिषद विषयों को दो भागों में यहाँ बांट दिया जाता है, एक हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। इसे द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस था। इस बात को याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कौन था? तो लियोनस कार्टियस था। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की जाती है। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हमने देखा था, ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत की जाती है। अब आगे चल के भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार दिया जाता है। आय के आधार पर कुछ महिलाओं को भी यहाँ पर मत देने का अधिकार दिया जाता है। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सभी को मत देने का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया था। सभी को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। मताधिकार की जो व्यवस्था है बेसिकली संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर, यानी किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, वो कितना कर पे करता है और वो कितना शिक्षित है, इस आधार पर उसे मताधिकार दिया गया था। और आय के आधार पर कुछ महिलाओं को भी मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। सांप्रदायिक आधार को वहां आगे बढ़ाया गया। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत केवल मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसे आगे बढ़ाकर अब सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के दायरे को और ज्यादा व्यापक किया गया। 1909 के अधिनियम के तहत जो केवल अभी तक मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था से, इसे आगे बढ़ाकर अब ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके लिए ली कमीशन 1923-24 की सिफारिशों पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन का प्रावधान किया जाना तय किया गया और इसी के रूप में हम आगे साइमन कमीशन देखते हैं, जिसका गठन 1927 में होता है। 1928 में यह भारत आता है। भारत में भी कहां? सबसे पहले मुंबई पहुंचता है। इसका पूरे भारत में व्यापक स्तर पर विरोध होता है और इसी विरोध प्रदर्शन में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 1933 को सौंपता है और फिर ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास था। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता है, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, और यहां से माना जाता है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत। प्रांत में द्वैत शासन का जनक माना जाता है लियोनस कार्टियस को। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था होती है। सीमित मताधिकार की भी व्यवस्था की जाती है। संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार का अधिकार दिया जाता है। आय के आधार पर कुछ महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार को आगे बढ़ाते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया। लोक सेवा आयोग का गठन भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही किया जाता है। लोक सेवा आयोग के गठन के लिए लीग कमीशन बनाया जाता है 1923-24 में, जिसकी सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है? 1926 में। किस आयोग की सिफारिश पर? तो ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और ली आयोग को बेसिकली भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत गठित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है। 1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी, जिनमें से अधिकांश को आजादी के बाद भारत संविधान में अपना लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, रियासत शामिल होती हैं, लेकिन रियासतों के इसमें शामिल न होने से यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। तो एक बात यहाँ पर याद रखना है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। हालांकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान तो किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत को अनिवार्य रूप से यहाँ पर शामिल होना था और जो रियासतें थी उनको स्वैच्छिक रूप से इसमें शामिल होना था। रियासतें इसमें शामिल होने से इनकार कर देती हैं, जिसके चलते भारतीय संघ की जो व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है, ये अस्तित्व में नहीं आ पाया था। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया था। 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की जो व्यवस्था शुरू की गई थी।
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को शुरू किया जाता है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शुरू किया जाता है। प्रांत में द्वैत शासन को 1919 के तहत शुरू किया जाता है। 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है, जिसकी जगह पर केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया जाता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी जाती हैं। संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी इसी अधिनियम से जुड़ी हुई है। 1937 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था होती है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। हालांकि न्यायालय संबंधी अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। 1800 एक्ट द्वारा स्थापित भारत शासन एक्ट की यहाँ पर समाप्ति होती है। मताधिकार का विस्तार किया जाता है। लगभग 10% आबादी को मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। मता देने का अधिकार, जो सीमित मताधिकार की शुरुआत हुई थी 1919 अधिनियम के तहत, जिसमें संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर भारतीयों को मत देने का अधिकार दिया गया था, इसका विस्तार किया जाता है। लगभग 10% आबादी को मताधिकार दिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए दलितों, महिलाओं, मजदूरों वर्ग को भी शामिल किया जाता है। 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है, 1909 में मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की जाती है। फिर आगे ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए 1919 के अधिनियम में। अब 1935 के अधिनियम में इसका और विस्तार होता है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन के संबंध में दलित, महिलाओं, मजदूर वर्गों को भी यहाँ शामिल कर लिया जाता है। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ होती है, जिसमें बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम शामिल हैं। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। यूपीएससी और प्रांतीय यानी संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया जाता है। बर्मा भारत से अलग होता है। 1936 में उड़ीसा का निर्माण होता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही। तो भारत शासन 1935 के तहत ही बर्मा भारत से अलग होता है। उड़ीसा का निर्माण होता है 1936 में। रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग को स्टैब्लिश किया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार होता है। दलित, महिलाओं, मजदूर वर्ग भी अब इसमें शामिल हो जाते हैं। मत देने का अधिकार का विस्तार होता है। लगभग 10% आबादी को अब इसमें शामिल कर लिया जाता है। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है 1937 में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का पृथक्करण होता है। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी जाती हैं। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतों को शामिल होना था। हालांकि रियासतें इसमें शामिल नहीं होती है, जिससे संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाती है। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत प्रणाली को शुरू किया जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश किया गया। भारत को आज़ाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान पेश किया 3 जून 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह प्रस्तावित हुआ। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हुआ और फिर 18 जुलाई 1947 को इसमें सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तरीके से पारित हो गया। तो ये पूरा आपको याद रखना है, डेट सहित आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माउंटबेटन प्लान की डेट क्या है? 3 जून 1947। तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने हेतु ये सारे प्लान लाए जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ, फिर 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और फिर अंततः 18 जुलाई 1947 को सम्राट के इस पर हस्ताक्षर हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वायसराय पद और ब्रिटेन में भारत सचिव पद की समाप्ति कर दी गई। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों का गठन हुआ। इस अधिनियम के तहत 2 डोमिनियन राज्यों का गठन हुआ 15 अगस्त 1947 को। इन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित हुआ। माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के। सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमिनियन की संविधान सभा करेगी। तो जब तक कि ये सभाएं नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती रहेगी। भारतीय रियासतें चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाक डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट अधिनियम है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हमने इसमें शामिल कर ली हैं। अब बशर्ते आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना होगा, एक आध बार और देखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आप सही करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और संविधान सभा के बारे में हम लोग देखते हैं।
संविधान सभा जिसे क्रिप्स मिशन 1942 में इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा गया था और फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। हालांकि इससे पहले भी संविधान सभा के गठन की मांगें लगातार की जाती रही हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई थी 1934 में रांची में की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा। 1934 में इसके गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग रखी थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। यानी एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी और इसका विचार जो सर्वप्रथम है, इसका जो प्रस्ताव है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 की है, इस कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम वयस्क मताधिकार पर यह आधारित था, यानी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न होते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देशी रियासतों की थी। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों की होनी थी। हालांकि संविधान सभा से मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, जिनमें से भारतीय प्रांतों से 229 और देशी रियासतों से ये 70 रह गई थी। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, इस तथ्य को याद रखिएगा। राज्यों को विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 की सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा के सचिव H.V.R. अयंगर थे और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार H.N. मुखर्जी थे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। संविधान सभा के सचिव H.V.R. अयंगर और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार H.N. मुखर्जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा नियुक्त किए गए थे। राइट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया देख लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा की आलोचना के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं अलग अलग विद्वानों के, जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। राइट। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, एक इसका स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन का। यह हिंदुओं का निकाय है। तो संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान सभा के संबंध में विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा कि यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं निराजुद्दीन अहमद ने संविधान सभा को अपवाहन समिति कहा। अपवाहन समिति संविधान सभा को किसने कहा? निराजुद्दीन अहमद ने कहा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या पूछी जाती है तो कुल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, जिनके नाम दिए गए हैं विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा में शामिल थी। संविधान सभा के सदस्य के तौर पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिनके नाम दिए गए। एक बार इन्हें अच्छे से देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। अब संविधान सभा की समिति और उनकी अध्यक्षता किसने की, उसे देख लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति और संघीय
संविधान समिति जो बनी थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रारूप समिति की अध्यक्षता बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। सरदार पटेल के द्वारा प्रांतीय विधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति की अध्यक्षता की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई थी। इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति एस वरदाचर्यर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति की अध्यक्षता की गई थी। राइट, तो ये नाम याद रखने हैं अलग अलग समिति की जिसने अध्यक्षता की है। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति, राज्य के लिए समिति और संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति सरदार पटेल के द्वारा, कार्य संचालन समिति के.एन. मुंशी के द्वारा और प्रारूप समिति की अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अब प्रारूप समिति की अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर ने की थी, बाकी इसके अन्य सदस्य भी थे और इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर ने की थी। पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया, फिर दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया, फिर अंतिम प्रारूप संविधान का 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर जी के द्वारा पेश किया गया था। तो ये तिथियां याद रखनी है कि प्रारूप समिति के द्वारा अलग अलग टाइम पर संविधान के अलग अलग प्रारूपों को प्रकाशित किया गया। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को, अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। पहला प्रारूप फरवरी 1948 में, दूसरा अक्टूबर 1948 में और फिर अंतिम और तीसरा प्रारूप 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य थे जिसमें एन.एन. गोपालास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सदुल्लाह, बी.एल. मित्र की जगह बाद में बी.एल. मित्र बेसिकली इनकी जगह बाद में एन माधवराव को समिति का सदस्य बनाया गया था और डी.पी. खेतान को पहले सदस्य बनाया गया था, बाद में इनकी जगह टी.टी. कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो ये सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है, तो गोपाला स्वामी अय्यर 1, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 2, के.एम. मुंशी 3, मोहम्मद सदुल्लाह खां ये 4, बी.एल. मित्र 5, जिनकी जगह पर ए.एन. माधवराव बाद में बने थे, डी.पी. खेतान 6 और इनकी जगह बाद में टी.टी. कृष्णाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। इस तरीके से अध्यक्ष और 6 सदस्यों की ये प्रारूप समिति थी जिनका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। राइट, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता या आधुनिक मनु या भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता, आधुनिक मनु और भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अंतरिम सरकार जो अक्टूबर 1946 में बनी थी। अब अंतरिम सरकार जब बनी थी तो अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री थे, वो देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विदेशी राष्ट्रमंडल संबंधित मामले का जो विभाग था उसके मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। सूचना एवं प्रसारण तथा गृह विभाग के मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा विभाग के श्री राजा गोपालाचारी, वित्त विभाग के लियाकत अली, विधि आयोग के जोगेंद्र नाथ मंडल, रेल आयोग के अब्दुल रब निस्तर, खाद्य एवं कृषि विभाग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। कार्य एवं खनन एवं शक्ति विभाग के C.H. भाभा, रक्षा विभाग के बलदेव सिंह, वाणिज्यिक विभाग के I.R. चुंदरीगर। ये जो अंतरिम सरकार बनी थी अक्टूबर 1946 को, इसके अलग अलग विभागों के जो अलग अलग मंत्री थे उनके नाम दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। एक बार अच्छे से इसे पॉज करके देख लीजिए, प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और संविधान सभा की कुछ प्रमुख विशेषताएं जानेंगे और उसके बाद संविधान के हम लोग प्रमुख स्रोत देखेंगे। राइट, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता तो ये भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें प्रस्तावना है लगभग 365 और अभी देखेंगे तो 395 के आसपास अनुच्छेद हैं या इससे भी अधिक। लगातार हम जानते हैं कि डिफरेंट एक्ट के द्वारा संविधान में अलग अलग प्रावधान जोड़े जाते रहते हैं, ऐसे में इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो संविधान में प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं
और 106 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको करेक्शन कर लेना है, 105 की जगह 106 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया, जिसे हम नारी शक्ति व वंदन अधिनियम के रूप में जानते हैं। राइट। संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। विभिन्न स्रोतों से ये लिए गए हैं। नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में देखी जाती है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, यानी जो सरकार का जो प्रमुख होता है और जो वास्तविक होता है, दोनों में आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। वास्तविक जो शक्ति हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं और कार्यकारी प्रमुख के रूप में आपको राष्ट्रपति का पद देखने को मिलता है। ये बेसिकली संसदीय स्वरूप का ही लक्षण है। संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी तत्व शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एकल नागरिकता, ये सभी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। अब संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षणों को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुका हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुके होने के बावजूद भी संघीय व्यवस्था के अभिलक्षण यहाँ देखने को मिलते हैं। तो वे कौन से लक्षण हैं जो एकात्मक हैं और वे कौन से लक्षण हैं जो भारतीय संविधान में संघात्मक हैं? एकात्मक लक्षण में देखेंगे तो एक सशक्त केंद्र है, एक संविधान है, एकल नागरिक है, एकल नागरिकता है, यानी पूरे भारत में नागरिकता जो है वो एकल है। जैसे हम लोग अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ संघीय व्यवस्था है, वहाँ पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और एज अ अमेरिकी सिटीजन के तौर पर आपको अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है, वो है एकल भारत की नागरिकता। एक सशक्त केंद्र है, संविधान का लचीलापन है जो एकात्मक लक्षण दिखाता है। एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्त किया जाना भी एकात्मक लक्षण को परिलक्षित करता है। अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सब एकात्मक लक्षण हैं। संघीय लक्षण कौन से हैं? तो भारत में देखते हैं द्वैध राज पद्धति है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, इस तरह द्वैध राज पद्धति आपको देखने को मिलेगी। द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। लिखित संविधान है जो संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। शक्तियों का विभाजन है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन है। उसके साथ आप देखेंगे केंद्र, राज्य और फिर नीचे शक्तियों का और भी सेपरेशन होता है पंचायत स्तर पर। तो शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है। ये सभी संघात्मक लक्षण हैं, आपको पता होने चाहिए। संघात्मक और एकात्मक लक्षण भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं। भारत की जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुका हुआ है। एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुका हुआ है क्योंकि संविधान में कई सारे प्रावधान एकात्मक लक्षण के देखने को मिलते हैं, जिसमें एक सशक्त केंद्र का होना, एक संविधान का होना, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान, ये सभी एकात्मक लक्षण के प्रमुख उदाहरण हैं। भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने के कई कारण हैं। एक तो भारत का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, भारत का विस्तार और उसकी विविधता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत शासन अधिनियम 1935 के कई सारे प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया, जिसके चलते भारत का संविधान विस्तृत हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में एकल संविधान है। हालांकि आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया है, जिसके चलते अब पूरे भारत में एकल संविधान है और एकल नागरिकता का प्रावधान है। पहले कश्मीर के लिए एक अलग नागरिकता और एक अलग संविधान का प्रावधान देखा जाता था, लेकिन 370 आर्टिकल खत्म होने के बाद में अब पूरे भारत में एकल संविधान, एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व भी भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम संविधान के स्रोतों को देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं।
अमेरिकी संविधान से कई सारे प्रावधान लिए गए हैं, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से, जर्मनी के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, सोवियत संघ, फ्रांस, ये ऐसे प्रमुख देश हैं जहां से भारत के संविधान में कुछ कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्हीं को अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो स्रोत भारतीय संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के कई सारे प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए। हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा भी था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और इनमें से अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में संघीय तंत्र को अपनाया गया, राज्यपाल के कार्यकाल को, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, जो भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसका विचार अमेरिकी संविधान से ही लिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सब अमेरिकी संविधान से लिए गए प्रमुख प्रावधान हैं जिन्हें भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सब भारतीय संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से भारत की संसदीय शासन पद्धति, विधि के शासन को ब्रिटेन संविधान से ही ग्रहण किया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं जिन्हें भारत के संविधान में जोड़ा गया। आयरलैंड के संविधान से जो भारत के संविधान में प्रमुख तत्व जोड़े गए उसमें डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ का जो प्रावधान है ये कनाडा के संविधान से लिया गया, जो भारत के संविधान में जोड़ा गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है, जो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। जर्मन के संविधान से आपातकालीन उपबंध में मूल अधिकारों का स्थगन, यानी वित्तीय आपात को छोड़कर आपातकालीन उपबंध में मूल अधिकारों के स्थगन का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध को भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है और आपातकालीन उपबंध के दौरान मूल अधिकारों का स्थगित होना ये जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जोड़ा गया है। विधि के शासन को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब कहा जाएगा तो ये जापान के संविधान से प्रेरित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में जापान के संविधान से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किया जाना, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका के विचार को अमेरिका के संविधान से लिया गया था लेकिन उद्देशिका की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। राइट, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक, ये सारे प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं जो भारत के संविधान में समाहित हैं। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। प्रस्तावना में जो न्याय है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जो प्रस्तावना में न्याय की व्यवस्था है और जो मूल कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है वो रूस के संविधान से अभिलक्षित है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता का जो आदर्श है, ये याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है ये फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है और फ्रांस के संविधान से ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था को और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में, ये बेसिकली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। इस तरह हमने आज की इस पॉलिटी क्लास में
भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत शासन अधिनियम 1947 तक, संविधान सभा के बारे में जाना और प्रमुख संवैधानिक स्रोतों को देखा जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे और जल्द ही पॉलिटी सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कुल मिलाकर एक तरीके की रिवीजन क्लास है। आप लोग नोट्स को पढ़िए और समय निकालकर आप लोग एक आध बार क्लासेस देख लेंगे, पीवाईक्यू से क्वेश्चन को हल कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे और जो आपको टेस्ट दिया गया है पॉलिटी का उसे सॉल्व कर लेंगे। तो पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आते हैं 12-15 क्वेश्चन आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप किसी दूसरे स्टेट पीसीएस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो इस क्लास को देखने के बाद में आप लगभग क्वेश्चन जो है वो सही करने की स्थिति में होंगे, क्वेश्चन को सही करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि हम लगभग सभी महत्वपूर्ण आयामों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, उन सभी को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़िए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए। 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। क्लासेज जो यूट्यूब पर होती है उसके माध्यम से नोट्स का हम रिवीजन करा देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन हम कराते हैं और साथ ही करंट अफेयर्स की भी हमारी क्लास चलती है। उसके लिए हमारा अलग से एक्सप्रेस बैच है, तो आप जुड़ सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके आप हमसे इन क्लासेस के संबंध में क्वेरी कर सकते हैं। बाकी बैच से जुड़ने का पूरा प्रोसेस दिया गया है, इसे एक बार पॉज करके आप लोग देख लीजिए।